चलिए बच्चों, आज हम आपका असेसमेंट करने जा रहे हैं सेकंड। ठीक, आपकी 3 तारीख का असेसमेंट है, 9th क्लास का असेसमेंट है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने जो वर्कशीट पहले कर रखी हैं उसी के बेस पर ही ये क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है केस स्टडी का। ये आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपने ध्यान से समझना है कि आखिर वो क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 80 रुपीज़ पर केजी चार्ज लगाया जाता है जब हम कोई चीज़ कोरियर करते हैं। ठीक है, कुरियर पार्सल का चार्ज जो है 80 रुपीज़ पर केजी और एक फिक्स चार्ज है, सर्विस चार्ज वो लेते हैं, वो है 10 रुपीज़ का। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। उसमें कहा है कि 1 to 4 यानी कि 1 से लेकर 4 तक के जो क्वेश्चन है वो इसी के बेस पर हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर रमेश ने पेड कितना करा। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि 1290 यानी कि 1290 रमेश ने पे किया है। ठीक है, अब रमेश ने पे किया तो आपको बताना है कि आखिर उसका वेट कितना है। तो सिंपल पहले हम एक रूल बना लेते हैं कि आखिर इसकी इक्वेशन बनेगी कैसे। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, 80 रुपये चार्ज है, हमें वेट नहीं पता, तो वेट को हमने एक्स लेट कर लिया, इंटू 80 करेंगे। ठीक है जी, और प्लस करेंगे अपना फिक्स चार्ज जो हमें देना ही देना है, ये चेंज नहीं होगा। और टोटल कितना पे करा है हमने, 1290 रुपये। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, 80x ये आ गया और जैसे ही हमने 1290 में से माइनस कर दिए 10 तो वो आ जाएगा आपका 1280। ठीक है जी, अब हम देखेंगे कि 1280 हमारे पास आ चुका है और उसको डिवाइड करेंगे हम 80 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया और अब हम इसे काट देते हैं। तो हमारे पास जैसे ही हम इसे काटते हैं तो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48 यानी कि 16 आंसर आता है। तो पहले का आंसर टिक मार दीजिएगा आप सी। नेक्स्ट पे हम ध्यान देते हैं, रानी वांट्स टू सेंड अ पार्सल टू हर सिस्टर यानी कि अपनी बहन को उसने पार्सल भेजना है और उसका वजन जो है वो 200 ग्राम है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि आखिर उसने चार्ज पे कितना किया। तो यहाँ कर देते हैं इसको। कैसे निकालेंगे, पहली बात तो वेट 200 ग्राम में दे रखा है। ठीक है जी, और हम अपोन में 1000 इसलिए लेंगे क्योंकि हमें जो प्राइस पता है वो केजी में पता है, इनटू करेंगे वेट का प्राइस से, यानी कि ये तो हो गया उसका वेट, ये हो गया उसका वेट और ये हो गया वेट का चार्ज, और प्लस फिक्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक है जी, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 काट दिया हमने, 8 2 जा हो गया 16 प्लस हो गया 10 और ऐड करके आ गया 26। चेक कीजिए कि क्या कहीं 26 है, तो हमने सर्च कर लिया और 26 हमें मिल गया। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट तो कर लिए। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो केस स्टडी के थर्ड पार्ट में बोला है कि इकबाल, राजू एंड राहुल वो बहुत अच्छे दोस्त थे। राहुल का जन्मदिन था और इकबाल ने फोटो फ्रेम भेजा और राजू ने भेजा है एक चेस सेट। तो ठीक है जी, इन दोनों ने भेज दिए। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि आखिर अगर फोटो फ्रेम का जो वजन है, ठीक है जी, वो 4 केजी ज़्यादा हो किससे, चेस सेट से, तो आपको ये बताना है कि आखिर इकबाल ने कितने पैसे एक्स्ट्रा पे करे हैं। हम सिंपल तरीके से ये समझते हैं कि देखो फिक्स चार्ज तो हमारा लगना ही लगना है, यानी कि 10 रुपीज़ तो दोनों को ही पे करना है, और बाकी जो राजू ने जो भी पेमेंट करी होगी उससे 4 किलो वज़न ज़्यादा पेमेंट जो करी होगी वो करी होगी किसने, इकबाल ने। तो सिंपल सी बात, हम 4 केजी का निकाल देते हैं ना कि उसने कितना एक्स्ट्रा पे करा, वो तो पता चल जाएगा, ये तो फिक्स है, दोनों को देना था। तो हम सिंपल 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 चौक 32 और इस तरीके से 320, ये है आपका बी आंसर। ठीक है जी, अब आप देखिए आगे। पूजा ने सेंड करी है राखी अपने भाई को, ठीक है, और उसने 150 ग्राम, जो राखी का वजन है वो कितना है, वेट है 150 ग्राम। तो आपको बताना है कि आखिर कोरियर ऑनर ने उसे कितने पैसे वापस करे अगर उसने 100 रुपये दिए हों। तो चलिए पहले तो हम यही देख लें कि उसका प्राइस कितना बनता है। तो 150 आपको दिए गए थे, 150 उसका वजन था, 1000 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि केजी में चाहिए, 80 रुपीज़ चार्ज होता है, फिक्स चार्ज हमें देना ही पड़ता है। ठीक है जी, 1 0 1 0 ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से इसे काटेंगे तो आपका आएगा 4, 4 3 जा 12 और 12 में अगर हम
10 ऐड कर देते हैं तो आता है 22। अब सोचिए कि आखिर अगर उसने 100 रुपये दिए होंगे, 22 रुपये कोरियर चार्ज बना, तो आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास चारों जो केस स्टडी के क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। हम आगे चलने वाले हैं और आगे ही हम ध्यान देंगे कि आखिर उन क्वेश्चनों को अब हम लोग करेंगे कैसे। हम करते हैं 5वां क्वेश्चन, जिसमें हमें एक इक्वेशन बनानी है। आपको बोला गया है कि फादर की एज, यानी कि राजू के फादर की एज 50 ईयर है, ठीक है, और राजू की एज का हमें इक्वेशन बनानी है। तो राजू की एज हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ किसकी, राजू की, ठीक है जी। राजू की एज हमने क्या मान ली, x ईयर। चलो जी, x ईयर मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोलता है वो, राजू के जो फादर की एज है वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स किसके, राजू की एज की। राजू की एज हमने x मानी है, उसका हो गया 3 टाइम्स, और उसने बोला उससे 5 ज़्यादा है, तो चलिए 5 ज़्यादा कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और वो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, 3x + 5 - 50 = 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ रही है, 3x - 45 = 0। देखिए वैसे तो इक्वेशन हमारी यही खत्म हो जाती है अगर वो इक्वेशन के लिए ही बोल रहा है, या यहाँ पर भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी एज ही फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, 45/3, और 3 से इसे आप कट कर दीजिए और आप 15 उसकी एज ले लेंगे। नेक्स्ट में आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोला गया है, तो आप लिखते जाइए, मैं बोलता जाता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो भी लिखिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले भी लिखिएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल। ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी, यानी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव समान होते हैं और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल। तो आपके 2 रूल आप लोगों ने लिख लिए हैं। तीसरा रूल है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलिए हमने लिख लिए रूल किसके, पैरेललोग्राम के। अगला किसके लिखने हैं, अगले लिखने हैं हमने स्क्वायर के। स्क्वायर की प्रॉपर्टी को समझते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑलवेज इक्वल। और बाकी प्रॉपर्टियां उसकी पैरेललोग्राम जैसी ही होती हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, यही है, इसकी सारी साइडें बराबर होंगी, इसके डायगोनल भी बराबर होते हैं, और इसका हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 में बोला गया है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि L पैरेलल है M के, P पैरेलल है Q के। पैरेलल लाइन के रूल जिन बच्चों ने नहीं सीखे हैं, मैंने लाइन्स एंड एंगल की एक वीडियो डाली हुई है स्पेशली उन बच्चों के लिए, वो पहले इन रूल को जरूर देख लें और फिर आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंगल A और अगर हम 60 की बात करें तो इन दोनों का सम 180 होगा। रूल क्या लग रहा है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, हम जानते हैं, हम लाइन्स एंड एंगल की वीडियो में ये चीज़ समझ ली है। चलिए लेस कर देते हैं और आ गई वैल्यू आपकी 120। तो A तो हमने फाइंड कर लिया और हमसे बोला गया है कि सबकी वैल्यू निकालनी है, पहले हमने A निकाल दिया। अब हम देखते हैं कि क्या B निकल सकता है, तो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि आखिर B हमारा कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं, तो देखिए ये Z बन रहा है, ठीक है जी। ये अगर Z बन रहा है तो ये एंगल जो होगा, जिसको हम 1 दे देते हैं नाम, तो एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा 60 डिग्री के। क्यों होगा जी, ये भी रूल हमने लाइन्स एंड एंगल में सीखा है कि ये ऑल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है जी। अगर ये 60 है तो B भी 60 होगा। क्यों, ये लाइन इसके पैरेलल है और लाइन के ऊपर एंगल 1 है और साथ में B भी लाइन के ऊपर है। इस तरफ से अगर हम देखते हैं तो रूल जरूर सीखने पड़ेंगे, उसके लिए वीडियो वॉच करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं।
तो b क्यों इक्वल हुआ जी? b हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से b की वैल्यू आ गई है आपकी कितनी? 60, क्योंकि b किसके इक्वल आ गया? एंगल 1 के। चलिए अब हमने b फाइंड कर लिया। अब क्या बचा आपके पास? अब बचा जी d। हम देख रहे हैं b और d एक ही लाइन पर हैं और इनका सम होता है 180 और जिसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर। अगर हम लोग b की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, b कितना आ चुका है हमारे पास? 60। d हमें फाइंड करना है, कितना आ गया? 180। और d की वैल्यू कैसे निकाल देंगे हम? 180 माइनस 60 और आपका आ चुका है ये भी 120। चलिए अब हम देखें, यहाँ पर देखिए डमरू जैसी फिगर बन रही है और ये मैंने समझा रखा है, तो आप देख सकते हैं कि b इक्वल होगा एंगल c के किस रूल से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और b की वैल्यू 60 थी तो ये भी आपका 60 आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस तरीके से हम लास्ट में लिख देंगे कि a कितना आया जी आपका? a आया 120, b कितना आया आपका जी? 60, c कितना आया जी आपका? c हमने फाइंड कर लिया वो भी 60 और d कितना आया? वो आया आपका 120। इस तरीके से हमने सारे एंगल निकाल लिए हैं, डिग्रीज लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि क्या पूछा गया है हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 10 एडेड टू 4 टाइम्स अ नंबर। पहले तो हमें नंबर ही नहीं पता है, तो लेट द नंबर, हमने नंबर को लेट कर लिया, इज क्या मान लेते हैं? इज x। ठीक है जी, नंबर हमारा x है। क्वेश्चन में बोला गया है 10 एडेड टू 4 टाइम्स नंबर, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? अब उसने बोला है 4 टाइम नंबर, यानी कि 4x नंबर का 4 टाइम, उसमें हम 10 ऐड कर दें। बिल्कुल ऐड करेंगे। उसका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो रिजल्ट जो आता है वो 5 कम है, 5 लेस है। किससे? 5 टाइम से। 5 टाइम मतलब 5x, उससे 5 कम है। ठीक है जी, फाइंड द नंबर। बिल्कुल फाइंड हो जाएगा। अब कैसे होगा? हम 5 को उधर ले आते हैं और इधर 5x माइनस 4x हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आई? x, और इधर कितना आया आपका? 15। तो हमने नंबर फाइंड कर लिया है। नंबर इज कितना है? नंबर इज 15। तो आप लिख सकते हैं कि वो नंबर हमारा 15 है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया दिया हुआ है। हमें मालूम है कि एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, L इंटू बी होगा। कितना दिया हुआ है? 336। और हमारे पास लेंथ है क्या? नहीं, वही हमें फाइंड करनी है। और इनटू ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 16। तो हम सबसे पहले ऊपर लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ। ठीक है जी, लेंथ किसकी? लेंथ, लेंथ ऑफ किसकी? रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो आपने पूरा लिख लेना है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ हमने मान ली है L। L ही शेप में L ही रहने दीजिए, जैसा इजी लगे वैसा आप कर सकते हैं। 336 डिवाइडेड बाय 16, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 16 2 जा हुआ आपका 32 और 16 1 जा 16। वैल्यू मीटर में थी इसीलिए आंसर मीटर में आएगा। तो आपकी लेंथ आ चुकी है 21 मीटर। ठीक है जी, आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और आज हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इस असेसमेंट का। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उसमें बोला गया है फाइंड द एरिया, एरिया ही फाइंड करना है और पेरीमीटर गिवन है। तो पहले हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो जो चीज़ हमें गिवन है उसी से हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होता है। पेरीमीटर ऑफ क्या है आपके पास? स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है? वो है 320 मीटर। होता क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4a। 4a इक्वल टू 320 और अब हमने इसको काट दिया। अपोन में लाके भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। 4 8 जा 32 मीटर। साइड आ चुकी है तो एरिया भी निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर आप लोगों को निकालना है और एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा? साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया 80 इंटू 80
और आपका आ चुका है 6400, वैल्यू मीटर में थी तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। इस तरीके से आपका असेसमेंट कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने असेसमेंट को ईजिली सॉल्व कर लें, क्योंकि आप याद रखिएगा इन्हीं असेसमेंट के नंबर आपके फाइनल एग्जाम में जुड़ने हैं, तो इसे ठीक से करना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।